डबल द जॉय नई कैडबरी डेयरी मिल्क ओरियो के साथ सिर्फ 75 रुपए में। आदाब अर्ज़ है। माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, और बिलखसूस वो शहर जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के ज़ामिन थे, यानी कि कराची बिलखसूस और अमूमी तौर पे लाहौर, उनके साथ माजी में बड़ा बुरा किया गया। कराची में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम जिसकी कुछ फुटेज मेरे पास आई है वो है ट्रांसपोर्ट। ज़रा उसकी वीडियो प्रोड्यूसर साहब अगर मुनासिब समझें साइट पे लगा दीजिए। बाकी पाकिस्तान के रहने वाले, अगर वो किसी छोटी से इलाके के भी रहने वाले होंगे, वो सोच नहीं सकते कि कराची दुनिया के 10वां या 11वां सबसे बड़ा शहर है। वो शहर जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इंडस्ट्री, बिजनेस, वहाँ इस इलाके की पूरी रीजनल उसकी जियोग्राफिक सिचुएशन कराची की सबसे अहम, और उसमें लोग, ये कल की फुटेज है परसों की, उसमें लोग इस तरह सफ़र करते हैं। अब ये हरकत किसने की? माजी की हुकूमतों ने की। क्यों की? इस पे अभी मैं बात नहीं कर रहा, बस ये की। ये वो हुकूमतें थी जिनको हम कहते हैं कि ये बदनीयत हुक्मरान थे, ये बेईमान हुक्मरान थे। ये वो लोग थे जिन्होंने गरीब को गरीब तर किया, गरीब का नारा मारते रहे लेकिन गरीब को ही लूटते रहे। इन्होंने एक तो गुर्बत बढ़ाई, दूसरा गरीब लोग बढ़ाए, यानी कि जो मिडिल क्लास थी उसको मार मार के गरीब कर दिया और गरीब का नारा मारते गए। ये तो माजी की हुकूमतें थी। ये फुटेज हटा दीजिए। कल की, बल्कि आज शाम मुझे एक वीडियो भेजी गई है ख़ुसूसी तौर पे। ये ख़ातून जो हैं लाहौर के एक गांव में रहती हैं, और मैं इनको सेकंड हैंड जानता हूँ। सेकंड हैंड से मतलब है कि मेरा स्टाफ इनसे वाकिफ़ है। ये ख़ातून बेवा हैं और इनका गुज़र बसर ज़कात और खैरात के ऊपर होता है। पहले ज़रा वीडियो देखिए। भाई हमें बताएं कि हम ये बिल कैसे अदा करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चे पालें या बच्चों की फ़ीस दें। 3 मरले हमारी जगह है, मेरा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। ये हमें 46,000 2 महीने का बिल आया है। आप बताएं हमें कहाँ से बिल भरे? कैसी हुकूमत आई है? ये नेक नीयत और खुश नीयत हुकूमत का कारनामा है। गैस के बिल जिस पे लेदे हो रही है वो यकीनन कोई ना कोई तहकीक होगी। क्यों इतने बिल? अच्छा, मेरा बिल भी बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन मैंने कुछ ना कहा कि भाई लोग कहेंगे मीडिया में हो, एंकर हो, अपना ड्रामा पीट रहे हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, अमीर आदमी हो, तुम्हें क्या मसला है? चुप हो गया। आपस में यारों दोस्तों का, भाई मेरा बिल इतना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन पी गया। ये खातून 3 मरले का मतलब हुआ, मेरी तस्सीह कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से 160 गज़। 3 मरले नहीं, 20 मरले का कितने हो गया? मेरे ख्याल से 60 गज़। हाँ, 60 गज़ का ये मकान है, जैसा आप देख सकते हैं कि बस बमुश्किल 1-2 कमरे और छोटा सा सहन है। ये खातून 46,000 रुपये, 23,000 रुपये महीने की गैस का बिल इस खातून को आया है। किसने वो हिसाब लगाया था? 300 यूनिट, 3,000 यूनिट, 400 यूनिट, वो क्या मजाक किया था? ये एक और बिल है, ये मेरे एक स्टाफ मेंबर का बिल है, और ये जो बिल है इस शख्स का दिसंबर 2018 में इसका बिल था 2,380 रुपये। फरवरी 2018 में, यानी कि अब से 1 बरस पहले, इसका बिल था 241 रुपये। इसका बिल इसी रेंज में चलता रहा, और इस वक्त इसका बिल 11,312 रुपये आया है। इसका बिल 2,000 से 11,000 हुआ,
यानी कि तकरीबन 5.5 गुना। चलिए मोटा हिसाब आपकी मोहब्बत में 5 गुना। मज़े की बात यह है कि वो गरीब पसंद हुकूमतें जो गरीब का नारा मारती हैं, मेरा गैस का बिल तकरीबन 75% बढ़ा। यानी कि अगर मैं 1 रुपये का बिल देता था तो इस बार मुझे 1.25 रुपये का बिल आया। इस शख्स को जो 1 रुपये का बिल देता था उसको 5 रुपये का बिल आया। और ये एक गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह 26, 27, 28 हज़ार रुपये है। वो बेवा खातून 23,000 रुपये का बिल। अब सवाल ये है कि क्या ये गलती है, क्या ये साजिश है, क्या ये कोई कोताही है, क्या मिस कैलकुलेशन है, बिल गलत भेजें पूरे पंजाब को या पूरे पाकिस्तान को। अच्छा, मुझे सिंध से ये आवाज़ें नहीं आ रही, मुझे बलूचिस्तान KPK से भी नहीं आ रही, ख़ुसूसी तौर पे मुझे पंजाब से ये इत्तला आ रही है कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा आया है। सिंध में भी कहा जा रहा है, लेकिन कम से कम मेरी जो रीच में है मुझे पंजाब की इत्तलात ज़्यादा आ रही हैं। खैर, मैं इसको सूबाई साजिश में नहीं पढ़ूंगा, गो कि मुझे उस तरफ भी जाना है चंद लम्हों में। लेकिन ये बिल जब असद उमर साहब ने या क्या नाम है खुसरो बख्तियार साहब ने, ये जो मिनिस्टरों की पलटन है, इस पलटन ने जब ये हिसाब लगा, ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने जब ये लिस्ट बनाई थी कि हमने किस गरीब से कितना लेना है और अमीर आदमी को हमने हिट किया है, मैं बार बार रोता था कि आपने मिडिल क्लास को का बेड़ा गर्क किया है। लेकिन साहब, मज़े की बात यह है आपने गरीब का तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। असद उमर साहब के अपने अल्फाज, आपने गरीब का कचूमर निकाल दिया। असेंबली में लफ्ज़ कचूमर इस्तेमाल किया था, मैं आपको याद कर रहा हूँ असद उमर साहब, आपने गरीब का कचूमर निकाल दिया। अच्छा, अब जब तक आप इसकी तहकीक करेंगे तब तक ये बिल हो जाएंगे ड्यू, बल्कि हो चुके हैं ड्यू। इसकी ड्यू डेट क्या है भाई इस बिल की? ये है सरकार मेरी, हाँ, ये 11 फरवरी को ड्यू है। अब 11 फरवरी तक तो आप इसको सेट करेंगे नहीं। अगर ये बिल नहीं भरेगा आप इसकी गैस काट देंगे, फिर वो धक्के खाएगा। अच्छा, इत्तला आ रही है कि इंस्टॉलमेंट कर दी गई है, पहले वो इंस्टॉलमेंट भरे, ठीक है, फिर आप फैसला करेंगे इसका करना क्या है। आप हो सकता है शायद इसको कुछ पैसे रिफंड कर दें। मेरा कहने का मतलब सारा ये है कि वो तो बदनीयत हुकूमतें थीं जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर गई। अल्फाज आपके चोर डाकू, मेरे नहीं, आपके चोर डाकू। अल्फाज पे भी आते हैं थोड़ी देर में कि आजकल जो अल्फाज सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इस बात पे रहते हैं कि वो चोर डाकू मुल्क का ये कर गए थे। अब क्या हो रहा है, मैं इस बात पे अभी भी मेरा पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब बदनीयत शख्स नहीं है। मेरा इस बात पे भी यकीन है कि इमरान खान साहब वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं और अपना नाम पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखवाना चाहते हैं। मेरा अब भी ये यकीन है कि इमरान खान साहब ईमानदार आदमी है, कोई उनकी फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। जो छोटी मोटी को गलतियां सामने भी आती हैं, या तो उनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर उनका ताल्लुक़ भी है तो उस ज़माने में, जैसे उन्होंने ख़ुद कहा कि जी बरतानिया से अपार्टमेंट बेचा, जो पैसे यहाँ मंगवाए हुंडी के ज़रिए मंगवाए, लेकिन उस वक्त तरीक़ा ही वो था। उनके अपने अल्फाज हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गुम हो गई है, मुझे मिलती नहीं। उन्होंने आरिफ अलवी साहब पे घर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 4, साढ़े 4, 5 साल पहले, और एक कहा था भाई उस वक्त हुंडी से आते थे, मैं क्या करूँ, जो कि सही है। तो वो इल्ज़ामात भी मैं उनको उनसे बरी ज़मा करता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान साहब खुश नीयत हैं, नेक नीयत हैं, ईमानदार हैं, हुब्ब वतन हैं, चाहते हैं कुछ करना। लेकिन फिर ये क्या हो रहा है, इस पर मुझे तसल्ली से गुफ्तगू करनी है। लेकिन एक बात जो मैं इस बात को इब्तिदा करना चाहूँगा वो ये, अच्छा नहीं, मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक महफिल है, ये चश्मदीद गवाह हूँ वाक़े का। परवेज़ मुशर्रफ साहब बैठे हैं। ये वो वक्त है कि जब अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, अब वो पाकिस्तान में ही है, प्रेसिडेंट नहीं है, बाहर अभी नहीं गए। और एक महफिल में गुफ्तगू, लोगों ने बड़ी शिकायत की, जी सिंध का चीफ मिनिस्टर आपने, वो अरबाब होते थे, मुझे याद नहीं उनका, वो लगाए हुए थे, आपको कोई बेहतर चीफ मिनिस्टर नहीं मिलता था, क्या हुआ, वो चीफ मिनिस्टर क्यों हुआ, बेकार चीफ मिनिस्टर था। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब बड़ी देर ये बातचीत सुनते रहे, और आखिर में तंग आके कहते हैं, भाई मैं इससे बेहतर आदमी कहाँ से लाता, नहीं था इससे बेहतर आदमी मेरे पास। सरदार बुज़दार साहब, इमरान खान साहब तो बदनसीबी से ये भी नहीं कहते कि वो आदमी इससे बेहतर नहीं था मेरे पास, वो ये कहते हैं कि यही आदमी ठीक है।
क्या मजबूरी है? इमरान खान साहब की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने अपनी टीम में इस ओलंपिक से ही बड़े ग्लोबल यूनिवर्सल मैच में जिन खिलाड़ियों को आगे खेलने के लिए खड़ा किया हुआ है, वो इमरान खान साहब की फाउंडेशन को हिला रहे हैं। वो अब तो मुझे ये यकीन हो चला है कि वो साजिश कर रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। ये कोई गलती नहीं है, ये लोग अपने चक्करों में इस हुकूमत को, इस नई उम्मीद को पाकिस्तान की बर्बाद कर रहे हैं। मुझे अच्छा ही लगता किसी के नाम लूँ, अभी नहीं लेता। चलिए उस नाम लेने से पहले एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, और वक्फे के मैं कम से कम समझने की कोशिश करूँगा, इवैल्यूएट करने की कि इमरान खान साहब के पास क्या मसला है। क्या भले लोग नहीं हैं, या उनके साथ भी वो हो चला है जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुआ था। एक छोटा सा वक्फा लीजिए। बात कहने का बहुत शुक्रिया। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब हुकूमत खड़िंज की थी तो लोग बड़े खुश थे कि भाई नवाज शरीफ के वबाल से जान छूट गई, और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आते साथ धनाधन ठन बड़े अच्छे काम किए। और उसके बाद उनके साथ वही हुआ जो पाकिस्तान के बेशतर लीडरों के साथ होता है, क्योंकि सब कान के कच्चे होते हैं और ये सब जानते हैं कि ये उस मनसब पे हैं जिस मनसब पे होने का उनका हक़ नहीं है। तो उनके इर्द गिर्द वो लोग जमा हो जाते हैं जो सुबह शाम उठ के वही वाह 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 वाह, अरे सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह साहब। मतलब मैंने आँख से देखा है कि कई बरस के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का सिगार एक आदमी जलाता है, उनका के मिस्टर प्रेसिडेंट करके उनके लाइटर ऑन करता है, उनका सिगार जलता है। ये प्रेसिडेंट नहीं है, बहुत अरसा गुजरने के बाद। बिलावल जो हैं अपने वालिद को अब तक प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या इमरान खान साहब के पास भी इर्द गिर्द वो लोग हो गए जमा जो माजी में उनको, जब दूर दूर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनको प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे, और अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग जमा हो गए हैं जो सिर्फ उनकी सुबह शाम वाह वाह करते हैं और हकीकत उनसे छुपा दी है? क्या इमरान खान साहब ने टीवी देखना बंद कर दिया? क्या इमरान खान साहब ने अखबार पढ़ने बंद कर दिया? क्या इमरान खान साहब ने खुद सोचना बंद कर दिया? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मैं अभी भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं, नेक नीयत हैं, मुहिब वतन हैं और चाहते हैं कि कुछ करें। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों उनके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो उनको सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करके, जो इलेक्शन से पहले अवाम को झूठे वादे करके बेवकूफ़ बनाते थे, अब वो क्या इमरान खान साहब को सब अच्छे की खबर दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो लोग जो खड़े होकर तकरीरों में कहते थे यूँ 200 अरब डॉलर और ये कंटेनर के ऊपर जलसे में होता था, अब उन लोगों को इमरान खान साहब कहते भाई ये तो बेस्ट मिनिस्टर है, ये तो ज़बरदस्त काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है सरकार मेरी? जो कोर मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगर अल्लाह ना करे मैं प्राइम मिनिस्टर लग जाऊं तो मैं भी किसी इकोनॉमिस्ट पर डिपेंडेंट होऊंगा, मैं भी किसी बिजनेसमैन पर डिपेंडेंट होऊंगा, मैं भी किसी MBA मार्केटिंग पर डिपेंडेंट होगा जो मुझे बताएगा भाई इकोनॉमी कैसे चलानी है। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग जिन्होंने सब अहम जगहों पे लोग बिठा दिए हैं, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। रज़ाक दाऊद साहब बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं। असद उमर फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, ज़बरदस्त इंसान है। इनमें से जितनों को मैं जानता हूँ, दुरानी साहब बेहतरीन इंसान है साहब, ये सब बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। और मुझे यकीन है बुज़दार साहब भी बहुत अच्छे आदमी होंगे, मुझे यकीन है मिलनसार होंगे, गरीब परवर इंसान होंगे, ज़बरदस्त इंसान होंगे। लेकिन भाई मेरे, आप सर दर्द की दवा से कैंसर का इलाज करेंगे तो काम कैसे चलेगा? अच्छा होना, किसी ओहदे पे होना, हुकूमत चलाने की का जवाज़ नहीं है। आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। लेकिन जैसा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अरबाब साहब के लिए कहा था कि भाई इससे बेहतर आदमी मेरे पास सिंध में कोई नहीं था, इमरान खान साहब के पास इन तमाम लोगों से बेहतर आदमी क्यों नहीं है? वो ज़माना दूसरा था, ये ज़माना दूसरा है, तैयारी का टाइम था, और मुझे यकीन है कि असेंबलियों में इनसे बेहतर लोग मौजूद हैं जो ये गैस के बिल का क्राइसिस ना क्रिएट करते, जो बिजली के रेटों का क्राइसिस क्रिएट ना करते, जो बाकी तमाम क्राइसिस क्रिएट ना करते। ऐसे लोग मुझे यकीन है इमरान खान साहब के पास हैं।
लेकिन मुझे डर ये लग रहा है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह, तौबा, अस्तग़फ़ार, अल्लाह की पनाह, कहीं इमरान खान साहब के पास परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसे वो लोगों ने घेरा तो नहीं तंग कर लिया है, जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं हाँ सब सेट है जी, तुसी शहनशाह हो, बादशाह हो। वो क्या है, हबीब जालिब, ये जो 10 करोड़ हैं, जहल का निचोड़ हैं, इनकी फ़िक्र सो गई, इनकी मौत हो गई, तू ही तू। अयूब खान साहब के लिखी थी जालिब ने। तो वो तो नहीं हो रहा कहीं इमरान खान साहब के साथ, कहीं वाह वाह में उनको बहकाया तो नहीं जा रहा। अगर इमरान खान साहब, आप में से कोई देखने वाला उनको जानता, उनको समझाएं कि सरकार अपने रुफ़क़ा को चेक करें, कौन है आपके इर्द गिर्द लोग। और मुझे एक और दुख है, दुख नहीं है बल्कि अफसोस है कि इमरान खान साहब के गिर्द वो लोग जो वाकई शायद अच्छी एडवाइस कर सकते थे और वो लॉयल थे, उनको बड़े आला मनसब दे दिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आज काश के वो लोग इमरान खान साहब के गिर्द बैठे होते और कान में, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट को एक शख्स कान में बताया करता था कि भूलना ना तुम सिर्फ एक इंसान हो, भूलना ना तुम सिर्फ एक इंसान हो। वो दुनिया फतह करता जाता था और एक आदमी उसे कान में कहता था भूलना नहीं तुम सिर्फ एक इंसान हो। आरिफ अलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, ये दोनों बहुत समझदार, ग्राउंडेड, सेंसिबल लोग हैं। ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब निहायत नफीस शख्स हैं, एक ज़माने से पॉलिटिक्स में हैं और अच्छी पॉलिटिक्स में हैं। दिल जान से उनकी ज़िंदगी भर की ख्वाहिश थी पाकिस्तान के लिए कुछ करें। समझदार हैं, सच को सच, झूठ को झूठ बोलने वाले हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन काश आज वो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल तरीन एडवाइज़र होते, जो सुबह शाम इमरान खान को गाइड करते कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि आरिफ अलवी साहब चापलूसों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो कान के कच्चे नहीं हैं, वो कान के बहुत पक्के। तो इमरान खान साहब कुछ ख्याल कीजिए कि आपने जो टीम लगाई हुई है, खुदा ना करे वो आपकी वाह वाह करते करते आज गरीब के साथ भी ज़्यादती हो रही है। मिडिल क्लास को तो रोना छोड़ ही दीजिए, वो तो हर हुकूमत ने बर्बाद किया, लेकिन माजी की हुकूमतों ने कम से कम गरीब को बर्बाद नहीं किया था। कम से कम ये नहीं कहा था एक ट्वीट के ऊपर, वो पैसे नहीं तो हज को जाते क्यों भाई। ये अल्फाज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यही कहा गया कि पैसे नहीं तो हज को जाते क्यों। ये कहने वाली बात न थी। ये बात कह के जिस शख्स ने ये बात की, मैं क्या बोलूँ, खैर मैं ज़ाती नहीं होना चाहता, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस और दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ी देर कराची पे, फिर वापस आएंगे हम पंजाब। तो आपने मेरा साथ देना है, गायब नहीं होना। ये पंजाब की काबीना जो है उसकी लिस्ट है मेरे पास। पंजाब के लिए तो, क्योंकि पंजाब अब मेरा सूबा है और लाहौर अब मेरा शहर है, मेरा शनाख्ती कार्ड लाहौर का है, मेरी रिहाइश लाहौर की है, मेरा घर बार सब लाहौर है। तो इस लाहौर को अब मैं उसी तरह ओन करता हूँ जिस तरह मैं कराची को ओन करता था। मेरी पाकिस्तानी से मत जाइएगा, मैं पाकिस्तानी पक्का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मेरा शहर है। तो इसके साथ जो हो रहा है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, उस पर आते हैं। लेकिन कराची, सारी ज़िंदगी मैं कराची रहा हूँ, तो कराची से मेरी ख़ुसूसी मोहब्बत है। कराची की ट्रांसपोर्ट की बात की थी, आइए ज़रा कराची की ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं। ये वीडियो जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, वो ज़रा साइड पे चला दीजिए भाई। एक अनऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में 22,000 मिनी बसें थीं। 2010 में तकरीबन 10 बरस पहले 22,000 मिनी बसें थीं। इस वक्त 9,500 मिनी बसें हैं। को मिनी बस को अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन 12,500 मिनी बस सिस्टम से निकल गई। उसके अलावा जो बसें थीं वो भी बहुत कम हो गई हैं। एग्जैक्ट डेटा मुझे जल्दी में नहीं दिख रहा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्टेटिस्टिक्स कहती हैं कि कराची को इस वक्त सिर्फ बेसिक जो नीड है उसको केटर करने के लिए 8,000 बसें चाहिए। इस वक्त जो कैपेसिटी है वो हांगकांग और चाइना में हर बस की सीट पे 8 लोग कंपीट करते हैं, बॉम्बे में 12 करते हैं और कराची में 45 करते हैं। यानी फ़ी सीट 45 लोगों की डिमांड है।
बॉम्बे में 12 की है और हांगकांग में 8 की है। हांगकांग की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है और बड़े गरीब लोग हैं, बड़ा महंगा शहर है, उसके बावजूद 8। बॉम्बे की गुर्बत और बॉम्बे की जो हालत है वो हम सब जानते हैं, वहाँ भी 12 हैं। कराची, जिसकी अभी पॉपुलेशन डेंसिटी हांगकांग या बॉम्बे जैसी नहीं है, कराची की पॉपुलेशन डेंसिटी अभी भी अंडर कंट्रोल है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि पर स्क्वायर फुट कितने लोग हैं। कभी हांगकांग या हांगकांग में इलाका है कालून की तरफ आप जाएं तो आपको सिर्फ सरों का सैलाब दिखता है हर वक्त, इतने लोग हैं। सेंट्रल हांगकांग में वहाँ पे भी लोगों की मतलब भरमार है लोगों की, लेकिन वहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी नहीं है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी क्यों है? क्या बेहतर हो नहीं सकती थी? हो सकती थी, लेकिन नहीं की गई। कराची की ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी सियासी खेल है, बहुत बड़ा करप्शन का धंधा है, लूट मिश्ती है, एसपीएम डाका है। चंद रोज़ पहले ही मैंने कराची की ट्रांसपोर्ट में बात की थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में जो मेयर थे, ग्रीन बसेस उन्होंने लॉन्च की थी। वो ग्रीन बसेस जो हैं वो आके सड़ गई पड़े क्योंकि उनमें कोई एक इंडियन पार्ट लगा हुआ था। शायद वो इंडियन पार्ट मिला कैसे वो भी नहीं पता, हालांकि इंडिया से वो नहीं आई थी, क्योंकि हमारा लॉ है कि इंडिया से नहीं कर सकते। तो उसे एक इंडियन पार्ट की वजह से, या मैं तो कहूँगा उसको बहाना बना के, वो बसें कस्टम में खड़ी सड़ गई, रोड पे नहीं आई। कुछ बसें सड़क पे आईं, वो थोड़े दिनों में हंगामों में जला दी गई। अच्छा, हंगामा कैसे होता है? एक तेज़ रफ्तार बस कोई एक्सीडेंट कर देगी, कोई एक आधा बच्चा जवान को मारा जाएगा, उसके बाद वहाँ पे एकदम से हंगामा होगा, और उस हंगामे में ज़रूरी नहीं कि उस बस को जलाया जाए, लेकिन 1-2 ग्रीन बसें ज़रूर जलाई गई। कितनी मज़े की बात है। मैं किसी को मुलजिम नहीं ठहरा रहा, मैं आपको सिर्फ हकीकी वाक़यात बता रहा हूँ कि किसी न किसी बहाने वो ग्रीन बसेस, जो LNG बसेस थी उस ज़माने में, वो जला दी गई, ग्रीन बसेस गायब हो गई। सिंध रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें चलती थी, वो लंबी वाली, KRTC की बसें चलती थी, कराची रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सब गायब हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये टूटे हुए ढांचा किस्म की बसें, जो कि मेरी इत्तला के मुताबिक मेजॉरिटी इसमें से जो हैं वो अफ़गान या KPK के पठान जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, ये बिज़नेस उनका है। और इसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं। एक बहुत बड़ी साइंस है इसकी। मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है कि पीपल की गवर्नमेंट। अच्छा, चलें वक्फा ले लें। मास्टर रहने का बहुत शुक्र, बीच में वक्फे आ जाते हैं, वरना मेरा दिमाग जैसे भटक जाता है तो कभी कभी लगता है मैं कोई गलत बात मुंह से कह दूंगा। बहरहाल, बात हुई थी कराची की ट्रांसपोर्ट की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो सिंध की ट्रांसपोर्ट के साथ किया, बिलखसूस कराची, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी ट्रांसपोर्ट जो कि मुझे इसमें इतराज़ कोई नहीं है, उसमें लूटें साहब, आप अरबों रुपया कमाएं, लेकिन यार ट्रांसपोर्ट दे तो दो भाई मेरे, अच्छी क्वालिटी की ट्रांसपोर्ट दो और उसमें लूट मचा दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आपने जितनी करप्शन करनी है करें, अरबों रुपया कमाएं, लेकिन सर इंसान, अब ये देख रहे हैं, ये कोई खसूसी सीन नहीं है, ये आम डेली का सीन है। आप कराची में किसी भी दिन 5, 5:30 के वक्त जब ऑफिसर्स की छुट्टी होती है, ये आम सीन है। ये ढांचा जैसी मिनी बस देख रहे हैं आप, ये देखिए, इसके ऊपर लोग देख रहे हैं आप, ये मैं समझता हूँ अल्लाह अकबर, या खुदा, ये इंसानियत की तजलील है। खुदा का वास्ता यारो, ना करो, ना जुल्म करो इंसानियत के साथ। बस तो कारोबार है ना भाई, और बसें 2000 डाल दो, पैसा कमा के देंगी, लेकिन हमने इसी बस वाले को कमा के देना है ना। ऐसा भी नहीं है भाई, यही जो बस मालिक है ये 6 बसें और डाल दे सड़क पे, लेकिन नहीं, आपका मकसद गरीब का मसला हल करना नहीं है, आपका मसला सिर्फ पैसे लूटना नहीं है, आपका मकसद इंसान को सताना है। माजरत के साथ, इसमें कोई मैं ये नहीं, मैं कराची वाला हूँ, कोई अकल ना, सामने की बात भाई। यार सुनो, रोज़ के 6 लाख पैसेंजर हैं, ओके, आपके पास 2 लाख की कैपेसिटी की बस मौजूद है, ओके, 4 लाख ये अल्लाह माफ़ करे बंदरों की तरह आपने इनको लटका रखा है। यार भाई 5000 बस और डालो और उससे पैसा कमाओ, प्रॉब्लम क्या है?
लेकिन मकसद आपका ना पैसे कमाना है, ना लूटना है, ना डाका डालना है। आपका मकसद इंसान को परेशान रखना है, सताना है। इसलिए वक्फे ज़रूरी होते हैं कि मैं जज्बातियों की पेंशन तोड़ना शुरू कर देता हूँ। आपकी नीयत ये है, मकसद ये है कि लोगों को परेशान किया जाए। क्योंकि अगर आप चाहें तो डबल डेकर बसेस वापस आ सकती हैं, अगर आप चाहें तो ट्रैम चल सकती है, आप चाहें तो सर्कुलर रेलवे कमा के देगी यार। सर्कुलर रेलवे का पूरा लूप आप चला सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं थी, आप खुद चला दे। सर्कुलर रेलवे 17 साल से बंद पड़ी है, मतलब एक जनरेशन पूरी उठ चुकी है, से पता ही नहीं कि सर्कुलर रेलवे चीज़ क्या है। अगर आप चाहें तो मास ट्रांजिट लगा सकते हैं। वो ग्रीन लाइन नवाज शरीफ साहब ने जाके अनाउंस कर दी थी, उनकी बड़ी मेहरबानी। वो आजकल जेल में बैठे हैं और हमारी अब जो फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत है वो ग्रीन लाइन बोझ बन गई है। ओ यार चला दो भाई वो बस सर्विस कराची में, हाल देखो कराची का, फिर चलाएं यार ये वाली फुटेज साइड के ऊपर। मुझे भी देख के दुख हो रहा है। वो चला दो भाई ये मास ट्रांजिट, खुदा का वास्ता है, चाहे वो जंगला बस है, चाहे डंगला बस है, चाहे मंगला बस है, खा लो यार, लूट लो, लूट लो। इंसान को काम तो करने दो, खुदा का वास्ता है, चैन के साथ। ये रोज़गार पे जा रहा है, क्या काम करेगा? और आपको पता है कितने लोग गिर जाते हैं इस पर, भागते हैं, भाग के बसों पे चढ़ते हैं। वो फुटेज नहीं है अभी, ये चलती बसों में से उतरते चढ़ते हैं। और रहम करो यारो। बहरहाल बात ये मेरे कहने की कि ये मकसद लोगों को सताना है। ये वो हुकूमत है जिसको चोर डाकू बदनीयत कहा जाता है। हटाएं सर, पंजाब की तरफ आते हैं खुशनीयत वसीम अकरम हुकूमत के ऊपर। इमरान खान साहब बज़िद हैं कि नहीं, बुज़दार साहब इज़ द मैन। मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब पिछले साल बुज़दार साहब को नहीं जानते थे। मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को खुद नहीं चुना, क्योंकि इमरान खान साहब, मैं अब भी कहता हूँ, ईमानदार हैं, नेक नियत हैं, इंटेलिजेंट आदमी है, दुनिया देखे आदमी है। इन्होंने एक ज़माना बरतानिया में गुजारा है। ये वो आदमी है जो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़ाती फ़ोन बुक में 1-2 बादशाहों, 2-3 शहज़ादों के फ़ोन नंबर होंगे। इमरान खान साहब आज भी चाहें तो फ़ोन उठा के 1-2 मुल्कों के शहज़ादों, बादशाहों को फ़ोन कर सकते हैं और वो पर्सनल लेवल पे इनसे बात करेंगे। इमरान खान साहब बड़ा ग्लैमरस लाइफस्टाइल, दुनिया देखा आदमी है भाई। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब जिसने दुनिया देखी है वो दुनिया यहाँ बनाने की कोशिश ना कर रहे हूँ। भाई शेख मोहम्मद, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, मैं जल्दी से मिसाल दोबारा कर देता हूँ। दुबई, उसने अपने लोगों को दुबई से बाहर नहीं भेजा। उन्होंने वो दुनिया भर की जो लग्जरीज और डेवलपमेंट थी उठाए और दुबई ले। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, मैं जल्दी से बता देता हूँ। मेरा क्लास फेलो दोस्त अरब यूएई का, दुबई का रहने वाला, अमेरिका गया, अमेरिका मेरे साथ, उसका ख्याल तो दुबई कभी वापस नहीं आएगा। चंद बरस बाद मुझे दुबई में मिला और उसने दुबई में सेटल हो गया। मैं भाई तो आ नहीं रहा था। उसने कहा भाई जब मैं अमेरिका गया था तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, बल्कि कुछ तस्वीर हैं, ये ज़रा साइड पे लगा दीजिए, दुबई एयरपोर्ट की 80s के अंदर दुबई के एयरपोर्ट का हाल था, वो ज़रा लगा दीजिएगा साइड में। तो उसको छोड़ के कहते जब मैं वापस आया 6 साल के बाद तो दुबई तो वर्ल्ड क्लास सिटी थी। मैं पागल हूँ, जाके अमेरिका में रहूँगा यार, मैं अब दुबई में रहूँगा। तो क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता था? हम अपना बच्चा दुनिया भर में भटका रहे हैं। क्या हम यूनिवर्सिटियाँ बना नहीं सकते थे? क्या हम यहाँ पे एजुकेशन सिटी नहीं बना सकते थे? क्या हम यहाँ पे हेल्थ सिटी नहीं बना सकते थे? क्या हम बाहर से लोगों को नहीं ला सकते थे? क्या हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम ट्रांसपोर्ट सही कर दें? क्या हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि जो हम टूरिज्म का राग अलापते हैं, उस टूरिज्म के लिए रास्ते में 2-4 बाथरूम ही बनवा दें? क्या हमारे लिए मुमकिन नहीं है? क्या जब चाहा हमने तो मोटरवे के ऊपर रेस्ट एरियाज बना के तरीके की रोड नहीं बनाई? वो हम बनाना चाहते थे, बना ली। क्या हमारे बस में नहीं है कि जो बिजली जाती है हवा चलते ही साथ पहले झोंके में, क्या हम अपनी ट्रांसमिशन लाइनें सही नहीं कर सकते? क्या हमारे बस में नहीं है कि हम जो चोरी हो रही है उसको रोक दें? क्या हम नहीं रोक सकते? अरे यार सेफ सिटी जो है, आप सिग्नल पे लेन काटे, फट से सिग्नल आता है, वो चलाना था आपको 300 रुपये का, आप सिग्नल तोड़े 500 रुपये, फट तस्वीर उतरती है बोला ओ 20% ऑफ पावर कंडीशन पे चोरी हो रही है, वो नहीं पकड़ सकते हम। क्यों नहीं पकड़ सकते यार? किस में मजाक है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस कौम के हालात सही हों। और अब मेरा ख्याल यही है
कि ये नेक नीयत हुकूमत, मैं इमरान खान साहब को बरीजुमा कर रहा हूँ अभी भी, एक मुझे उम्मीद है कि खान साहब इस बात को सुनेंगे, कि इस नेक नीयत हुक्मरान के इर्द गिर्द जो नेक नीयत हुकूमत है, मुझे नहीं लगता कि वो नेक नीयत है। क्योंकि जो भी कोई इमरान खान साहब को एडवाइस कर रहा है कि वो इस किस्म के काम होने दें या करें, वो ना तो इमरान खान साहब का दोस्त है, ना पाकिस्तान का दोस्त है। किस किस्म की बात है? एक बात तो ये अब सुना है मैंने कि पंजाब में अब ये कहें कि जी अगर आपने पंप लगाया हुआ है और ज़मीन से पानी लेते हैं तो उस पर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको फ़ाइन किया जाएगा। तो आप पानी दे देना भाई। कोई पागल है कि वो पंप लगा के घर में ज़मीन से पानी खींचेगा? मतलब पागल है क्या वो? उसको मतलब क्या वो बौले कुत्ते ने काटा है? सुबह उठ के कहता बेगम आज हम पंप लगा के ज़मीन से पानी खींचते हैं। बेगम कहती होंगी हाँ भाई सुबह से शाम तक नलके में यूं ठंडा ज़बरदस्त मीठा पानी आता है, लेकिन फिर भी हम ज़मीन से पानी खींच लेते हैं। ऐसे नहीं होता। होता यह है कि बेगम सुबह उठ कहती हैं अरे सुनते हो ये फिर गटर का पानी आ रहा है हमारे नलके में। तो कहता है भगवान मैं क्या करूं, चल कमबख्त बोरिंग करके ही पानी पी लेते हैं। बच्चे तो नहीं मरेंगे हैजे चीचक से, हैजे से और पता नहीं क्या क्या होता है, टाइफाइड होता है, क्या क्या होता है उससे। पानी दो, फिर कोई चोरी करे तो उसको पकड़ लेना, लेकिन ना आप ये गैस के बिल, ये बिजली के बिल, पानी। अभी कोई और ख़बर भी मुझे प्रोड्यूसर बता रहे थे, मुझे याद नहीं रहा कि एक और भी कोई नई खबर आई है। क्या थी सर, मुझे याद कराइए उस बात से। हाँ भाई सुना, साफ पानी कंपनी दोबारा बन रही है। वही साफ पानी कंपनी जिसमें इतनी करप्शन थी और उसकी जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन से पहले यास्मीन राशिद साहिबा और ना जाने कौन ओए लाहौर में तो पानी नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पानी की समय, ये मेट्रो बना रहे हैं, पानी नहीं है, पानी आता नहीं है। और अब क्या लॉ ला रहे हैं कि अगर किसी ने खेत में भी ट्यूबवेल लगा के पानी खींचा है उसका भी लाइसेंस होगा, उसको टैक्स लगेगा। एक काम करो ना यार, ये सांस लेने पर टैक्स लगा लो यार, आसान ही करो। जान छूटे टैक्स नहीं दे मर जाए भाई, जान छूटी। कम से कम गुर्बत तो कम हो जाएगी इस बहाने से, गरीब कम हो जाएगा, गुर्बत कम हो जाएगी। आप ये जो टैक्स 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 कर रहे हैं, पहले कौम को उस लेवल पर लाइए, उसकी लाइफस्टाइल उस लेवल पर लाइए। जो बातें कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये काम अभी 20 साल दूर है। आपने जो 20 साल बाद होना था वो आज करके इंसानियत का बेड़ा गर्क कर दिया। और आपकी पार्टी ऑन है। ये पार्टी क्या है ये मैं वक्फे के बाद बताऊं। माज़रत रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा था कि आपको मैंने वक्फे बड़े अच्छे होते हैं, थोड़ा शांति आ जाती है दिल में ना, वो जो एक्साइटमेंट होती है काबू आ जाती है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर गया हूँ। लेकिन फिर भी ये जो पंजाब की काबीना है इसमें मुझे बात करनी है। एक सेकंड में, उससे पहले मैं ज़रा खुर्शीद शाह साहब, ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन होती है ना भाई, ऑपोजिशन को तो काम ही छेड़खानी होती है। खुर्शीद शाह साहब की एक छोटा सा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, मैं वो सुनवाना चाहता हूँ, तो सुनिए। वहशत पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई आसमान तक चली गई है। दवाएं जो गरीब आदमी लेना चाहता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आज वो नहीं ले सकता। हाय शाह साहब आपने सही कहा, वाकई एक फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन ये है दोस्त कि माजी में आप लोगों की टैग टीम हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ जो किया था ना, उसमें तो बस यूँ देख लीजिए ना कि हमारे डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारे इंजीनियर डॉक्टर से बाहर हैं, हमारे आईटी के बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा पाकिस्तान में वो इस चक्कर में रहता है मैं किस तरह पाकिस्तान से चला जाऊं। कौम की फ्रस्ट्रेशन का आलम यह है कि आपकी हुकूमत में लोग अपने बच्चे बेच दिया करते थे और कुछ लोग अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा लेते थे। फ्रस्ट्रेशन ये थी कि समझ नहीं आता था कि पाकिस्तान कभी भी सही होगा या नहीं। लेकिन फिर एक आस आई कि आपको हटा दिया जाएगा और एक नया पाकिस्तान बनेगा। नई आस, नई उम्मीद थी। फ्रस्ट्रेशन ये नहीं है कि गवर्नमेंट फेल कर रही है, फ्रस्ट्रेशन ये है कि आप इस मुल्क का वो हशर कर गए
वो हशर कर गए कि इस नेक नीयत हुकूमत से भी नहीं संभल रहा। और मैं बहुत बार सोचता हूँ, यहाँ बैठ के मैं रात को तनकीद का कम शोर करता हूँ, आपके सामने ये रोना पीटता हूँ कि भाई ये बड़े बुरे हालात हैं, हुकूमत ये नहीं कर रही। मैं सोचता अगर मैं हुकूमत में तो मैंने क्या बिगाड़ लेना था यार, मैं क्या बिगाड़ सकता था। आप हशर वो कर गए। मतलब एक होता ना, कोई बीमार हो तो उसको आप दवा दे दें, आपने हाथ काट दिए, पैर काट दिए, यहाँ पे सराख किया हुआ है, आँखें नोच ली है, ज़ुबान की है, अब सीधा कर दे भाई। कहाँ से सीधा करें यार। तो जनाब अली, जिस गरीब की आप बात करें कि गरीब गरीब, इस गरीब को गरीब तो आपने किया ना। आप कौन सी थ्राइविंग वाइब्रेंट एक मिडिल क्लास छोड़ गए थे पाकिस्तान में। आपने कौन से, मुझे एक शहर बता दीजिए जो पीपल्स पार्टी ने बनाया हो जिसको कि हम 2019 का शहर कह सकते हो। कराची, दोबारा से बस की फुटेज चला दीजिए, किस दिन आपको कचरे की फुटेज भी दिखाऊंगा। ये है आपका बनाया हुआ शहर, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये तो कराची है साहब, जिसको नोच नोच के खाते हैं। बाकी सिंध का हाल देखेंगे तुम, लगता है पैमरा का नोटिस आ जाएगा, इतनी गंदी चीज दिखा नहीं सकते आप कह रहे हैं कि गरीब का हाल बुरा कर दिया। बिल्कुल गैर मुनासिब गुफ्तगू है। लेकिन विद दैट मुझे इस हुकूमत से भी दुख है। और दुख यूँ है कि फवाद चौधरी साहब की ये आज उन्होंने कहा है कि जी पंजाब में गवर्नेंस से मुतालिक बड़ी तब्दीली लाई जा रही है। क्या तब्दीली लाएंगे चौधरी साहब? आइए हम पंजाब की बात कर लेते हैं। ये नेक नीयत हुकूमत, नेक नीयत हुक्मरानी पे मुझे कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल जफ़ा और वफ़ा के साथ इमरान खान साहब को नेक नीयत कह रहा हूँ, लेकिन उसकी हुकूमत को नेक नीयत मैं तंज़न कह रहा हूँ, नहायत तंज से कह रहा हूँ कि हुकूमत नेक नीयत नहीं। क्योंकि अगर हुकूमत नेक नीयत होती, इसको अल्लाह पे भरोसा होता। अगर इस हुकूमत को, मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, अगर इस हुकूमत को अल्लाह पे भरोसा होता और ये हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि माजी के हुक्मरान, क्योंकि वो जानते थे जिस मनसब पे वो हैं वो उनका हक नहीं है, वो किसी न किसी टेढ़े भैंगे चोरी डाका तरीके से हमारे हुक्मरान बने थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़बरदस्ती हमारे शहंशाह बन के बैठ गए थे, इसलिए उन्होंने चापलूस लोग जमा कर लिए थे, क्योंकि बताते नहीं सर सब ठीक है। ज़रदारी साहब, बेनज़ीर मरहुमा, नवाज शरीफ साहब, इन सब में चापलूस लोग जमा कर रखे थे जो वाह 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 करते थे। लेकिन बुज़दार साहब को भी पता है कि वो जहाँ बैठे हैं वो उसके हकदार नहीं हैं। वक्त कम है। पंजाब की काबीना 43 लोगों की काबीना है, 35 मिनिस्टर हैं, 3 एडवाइज़र हैं, 5 स्पेशल असिस्टेंट, 43 लोगों की पंजाब की काबीना है। इसके अंदर एक मिनिस्टर है लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन का, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन। फिर एक मिनिस्टर हैं स्पेशल एजुकेशन के, फिर एक मिनिस्टर हैं स्कूल एजुकेशन के। ये मसरूफियत की बिना पे शायद बिजी रहते होंगे ना तीनों। वर्कलोड इतना बोझ है साहब, इतना बोझ है कि 3 मिनिस्टर हैं। यानी एक ही मिनिस्टर जो स्कूल एजुकेशन का मिनिस्टर है वो स्पेशल एजुकेशन नहीं देख सकता, और वही शख्स लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन नहीं देख सकता। सुबह सुबह बेचारा निकलता है, बस 5 बजे उठता है, ये कराची की लटकती बस पे ऐसे लटकता हुआ ये मिनिस्टर बेचारा ऑफिस जाता है, थका हारा पसीने में शराबूर वहाँ पहुँचता है, और बड़ा शाम तक बस स्पेशल एजुकेशन पे मेहनत करता रहता है या स्कूल एजुकेशन को देखता रहता है। शाम को थका हारा बेचारा रात को 12 बजे घर पहुँचता है, 3 से 4 घंटे सोता है। इसलिए 3 मिनिस्ट्रियाँ हैं इस काम के लिए। एक मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, एक स्पेशल असिस्टेंट भी हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के, एक यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का एक मिनिस्टर है पंजाब के। मतलब कबड्डी वगैरह के मैचेस शायद बहुत होते हैं यहाँ पे, इसलिए मसरूफ़ रहते होंगे। एक कबड्डी, एक गिल्ली डंडा मेरे ख्याल से, एक कुत्तों की रेस सुना बड़ी होती है। फुटबॉल तो हो नहीं रही यहाँ, क्रिकेट भी नहीं हो रही, हॉकी तो है ही नहीं,
हाँ, तो मसरूफियत बहुत है, इसलिए एक स्पेशल असिस्टेंट भी हैं यूथ अफेयर्स के, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। अच्छा, एक मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा किसी का क्योंकि ज़ाती मेरा झगड़ा किसी से नहीं भाई, मैं इनमें से किसी को जानता भी नहीं हूँ। मैं से भी जानता हूँ कि ये पंजाब और पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, ये अगर सिंध में होता ना ओके था, एनीथिंग इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर कायम अली शाह साहब, मतलब कायम अली शाह से हर चीज़ बेहतर है, मुराद अली शाह अच्छा लगता है भाई उसके बड़ा। तो अगर वहाँ ये करते ना कोई कुछ ना कहता। पंजाब वो वाहिद सूबा है जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब चाहे वो जेल में हैं, चाहे चोर हैं, बेईमान हैं, डाकू हैं, मुझे नहीं पता यार, लेकिन पंजाब हीरे जैसा सूबा बनाया हुआ था, गवर्नमेंट यहाँ काम करती थी, लाहौर झकास किस्म का शहर था, उसके ऊपर आपने ये किया है। एक कोऑपरेटिव्स के मिनिस्टर भी हैं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मिनिस्टर भी हैं, एक मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी हैं, एक मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स भी हैं, यानी यहाँ के जेलों के लिए एक मिनिस्टर है, सुबह से निकलते हैं शाम तक वो जेलों में दौरे माने करते क्या है मिनिस्टर साहब भाई, जेल वाले जो हैं। फिर स्पेशल एडवाइज़र हैं औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स के, फिर एडवाइज़र हैं लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट का, एक एडवाइज़र भी हैं और मिनिस्टर भी हैं। दुख हो रहा है कि नई हुकूमत पंजाब के साथ एक साजिश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई इमरान खान साहब को बताएगा कि जो तब्दीलियाँ गवर्नेंस में पंजाब की हो रही हैं, उसके बाद नया चीफ मिनिस्टर और 5 मिनिस्टर्स की काबीना होगी। अगर ना हुआ और ज़िंदगी रही तो ये शोर बढ़ता जाएगा। अदा